वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज के इस वीडियो में हम पब्लिक फाइनेंस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से एमसीक्यूज हैं जिनको सोल्व करने वाले हैं। आज का जो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, सार्वजनिक व्यय के संदर्भ में विस्थापन प्रभाव डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट क्या होता है? सार्वजनिक आय कर का सार्वजनिक व्यय में प्रतिस्थापन, या सार्वजनिक व्यय का सार्वजनिक आय में प्रतिस्थापन, या फिर युद्ध के समय सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होना चाहिए ऑप्शन ए। देखिए, वाइजमैन पिकोक परिकल्पना जो 1961 में दी गई थी, उसके अनुसार अगर हम देखें तो जब युद्ध का समय आता है किसी देश के सामने, तो सरकार का जो व्यय होता है वो बढ़ जाता है, और उस व्यय को पूरा करने के लिए सरकार क्या करती है? करों में वृद्धि करती है या फिर ऋणों में वृद्धि करती हैं। करों और ऋणों के द्वारा सार्वजनिक आय में वृद्धि होती है, लेकिन जब युद्ध की समाप्ति हो जाती है तो सरकार क्या करती है? इस राशि को लौटाती नहीं है। ठीक है, ये एक तरह से क्या होता है? सार्वजनिक व्यय के रूप में प्रतिस्थापित हो जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट कहा जाता है, विस्थापन प्रभाव कहा जाता है, या पुनः विस्थापन प्रभाव इसको हम हिंदी में कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, सेकंड, निजी वस्तुएं होती हैं। देखिए, वस्तुओं का जो वर्गीकरण है अलग अलग प्रकार की हैं। तो निजी वस्तुएं क्या होती हैं? एक तो प्रतिस्पर्धी होती हैं और दूसरा होती हैं अपवर्जनीय। दोनों गुण पाए जाते हैं। ठीक है, अपवर्जनीय का मतलब क्या हो गया कि जो कीमत चुकाएगा वही उसका प्रयोग कर सकता है, और प्रतिस्पर्धी कि जो कीमत नहीं चुकाएगा उसको उपभोग करने से रोका जा सकता है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, क्लब वस्तुओं के उदाहरण हैं। देखिए, क्लब वस्तुओं में दो गुण पाए जाते हैं। एक तो क्लब वस्तुएं होती हैं अपवर्जनीय, अपवर्जन का गुण पाया जाता है। अपवर्जन का मतलब होता है कि जो व्यक्ति कीमत चुकाता है वो ही व्यक्ति उस वस्तु का प्रयोग कर सकता है। और दूसरा जो गुण पाया जाता है, ये वस्तुएं क्या होती हैं? गैर प्रतिस्पर्धी होती हैं। गैर प्रतिस्पर्धी। ठीक है, गैर प्रतिस्पर्धी का मतलब क्या होगा कि जो व्यक्ति कीमत चुकाएगा उसको फिर उपभोग से रोका नहीं जा सकता है। उसका जो लाभ है वो सभी व्यक्तियों के लिए क्या होगा? समान होगा। जैसे कि केबल टीवी का जो प्रयोग है, केबल टीवी का जो शुल्क चुकाएगा वो उसका प्रयोग कर सकता है, और शुल्क चुकाने के बाद में उसका जो उपभोग है, वो जो उपयोगिता होती है वो सभी के लिए होगी, समान हो सकती है। जैसे वाईफाई हो गया, ठीक है, रेडियो हो गया, सैटेलाइट रेडियो हो गया, टोल जो रोड होती हैं, ये सारे इसके उदाहरण होते हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लब वस्तुओं का जो उदाहरण है वो कौन सा है? केबल टीवी, वाईफाई। एक आपको सार्वजनिक वस्तुओं के बारे में भी ध्यान रखना है कि सार्वजनिक वस्तुओं में दो विशेषताएं होती हैं। एक तो ये गैर प्रतिस्पर्धी होती हैं, मतलब किसी व्यक्ति को उपभोग करने से रोका नहीं जा सकता है, और दूसरा गैर अपवर्जनीयता का गुण पाया जाता है, मतलब जो व्यक्ति कीमत चुकाएगा वही इसका प्रयोग कर सकता है। सार्वजनिक सुरक्षा की जो चीजें होती हैं, एफएम, फ्री टीवी चैनल, एयर फ्री टू एयर चैनल जो होते हैं, ठीक है, वो किसके अंतर्गत आएंगे? सार्वजनिक वस्तुओं के अंतर्गत आएंगे। फिर अगर हम देखें, पिज्जा और कपड़ा, ये एक निजी वस्तुओं के उदाहरण हो सकते हैं। और पर्यावरण और सड़कें जो हैं वो आपके, इनको हम कॉमन वस्तुएं कह सकते हैं एक तरह से। नेक्स्ट आपका है, वॉइजमैन पिकोक परिकल्पना का संबंध है। ठीक है, वॉइजमैन पिकोक परिकल्पना 1961 में यूके के आंकड़ों का अध्ययन किया था। ठीक है, यूके की अर्थव्यवस्था के आंकड़ों का अध्ययन किया था 1890 से 1955 के मध्य के जो आंकड़े थे, और बताया गया था कि मतदान जो होता है, वोटिंग होती है, वो एक तरह से सार्वजनिक व्यय जो होता है वो वोटिंग से प्रभावित होता है, मतदान से प्रभावित होता है, राजनीतिक निर्णयों से प्रभावित होता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी। जो पिकोक वाइजमैन परिकल्पना है वो सार्वजनिक व्यय के साथ में संबंधित हैं। अगला देखिए, जन चयन उपागम पब्लिक चॉइस अप्रोच के अनुसार बल दिया गया है। ठीक है, सार्वजनिक चयन या जन चयन उपकरणा जो है वो विलियम निस्कानन के द्वारा दी गई थी, और इसमें मुख्य रूप से कल्याणकारी राज्य जो होता है उसकी एक तरह से आलोचना की गई थी। तो यहाँ पे
कल्याणकारी राज्य की स्थापना नहीं, ठीक है, इसकी आलोचना की गई है। फिर इसमें बताया गया है कि सरकार को क्या करना चाहिए, केवल कोर सेक्टर ही देखना चाहिए। ये कथन यहाँ पे गलत लग रहा है। सरकारी कार्यों में वृद्धि से सरकारी जो दक्षता है उसमें वृद्धि नहीं होगी, उसमें कमी आ जाएगी, अदक्षता बढ़ेगी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट देखिए, कर भार अन्य व्यक्ति पर टालने में समर्थ नहीं होने पर, ठीक है, करों का जो भार है अगर दूसरे व्यक्ति के ऊपर हस्तांतरित अगर नहीं किया जा सकता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, कराघात और करापात दोनों क्या होगा, एक ही व्यक्ति पे होगा। कराघात का मतलब क्या हो गया, जिस व्यक्ति पर सरकार कर लगाती है या जो वास्तव में करदाता के रूप में रजिस्टर्ड है, जो वास्तव में कर का भुगतान करता है, उसे हम कराघात कहते हैं, इंपैक्ट ऑफ टैक्सेशन कहते हैं। और करापात का मतलब क्या हो गया, जो अंतिम रूप से कर का भुगतान करता है, ठीक है, अंतिम रूप से जो कर का मौद्रिक भार सहन करने वाला व्यक्ति होता है, करापात इंसिडेंस ऑफ टैक्स होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कर विवर्तन का सिद्धांत नहीं है, ठीक है, कर विवर्तन जो होता है वो कब हो सकता है, अप्रत्यक्ष करों की स्थिति में। और इसके बारे में जो सिद्धांत है वो केंद्रीकरण का सिद्धांत है, संचरण का सिद्धांत है, डिफ्यूजन थ्योरी, डिमांड एंड सप्लाई, मांग और पूर्ति का सिद्धांत भी है। लाभ सिद्धांत जो है वो कर विवर्तन का सिद्धांत नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। अगला देखिए, कौन सा सिद्धांत बताता है कि सरकारी योजनाओं का अधिक लाभ उठाने वालों से अधिक कर वसूलना चाहिए। देखिए, विक्सेल और लिंडाल का जो लाभ सिद्धांत है करारोपण का, टैक्सेशन की जो प्रॉफिट थ्योरी है, विक्सेल और एरिक लिंडाल की, उन्होंने क्या बताया था कि जो व्यक्ति सरकारी योजनाओं का ज्यादा लाभ उठाते हैं उनसे एक तरह से क्या करना चाहिए, अधिक कर वसूलना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लाभ सिद्धांत कहता है। अगला है, प्रत्यक्ष करों का कार्य करने की इच्छा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, प्रत्यक्ष करों से क्या होगा, कार्य करने की इच्छा पे विपरीत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति टैक्स देना पसंद नहीं करता है। तो जब प्रत्यक्ष करों को लगाया जाएगा तो कार्य करने की इच्छा पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10वां, सकल घरेलू उत्पाद में 1% से कर राजस्व में होने वाले परिवर्तन का माप, ठीक है, जीडीपी में 1% का परिवर्तन या 1% की वृद्धि से कर राजस्व जो सार्वजनिक आय है उसमें होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है, टैक्स बायोंसी, ठीक है, कर उत्प्लावकता। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, कर उत्प्लावकता या कर उछाल भी इसको कह सकते हैं, जो जीडीपी और कर राजस्व के बीच में संबंध को बताता है। ठीक है, फॉर्मूले के रूप में अगर आप लिखना चाहो इसको तो क्या हो जाएगा, कर राजस्व में प्रतिशत परिवर्तन, इसमें आप डिवाइड कर दोगे जीडीपी में प्रतिशत परिवर्तन का। ठीक है, जीडीपी में प्रतिशत परिवर्तन होने से कर राजस्व में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है उसको मापा जाता है, मतलब सरकार की जो कर प्रणाली है वो कितनी इफिशिएंट है, कितनी दक्ष है, उसका माप करने के लिए एक तरह से हम किसका प्रयोग करते हैं, कर उत्प्लावकता। और एक कर लोच होती है कि करों की दर में यदि सरकार परिवर्तन करती है तो सार्वजनिक जो आय है, कुल राजस्व है, उसमें कितना परिवर्तन होता है। ठीक है, सरकार के द्वारा जो राजकोषीय सुधार के उपाय अपनाए जाते हैं तो उससे राजस्व में कितना परिवर्तन होगा। जैसे कि सरकार अगर नए नए कर लगाए या करों की दर में अगर परिवर्तन कर देती हैं तो इससे राजस्व पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको हम क्या कहते हैं, कर लोच कहते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम और एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे।